मेरी नंद एक दाई थी। यूँ जब भी कोई डिलीवरी केस नंद के पास आता तो वो फ़ौरन मेरे शौहर के पास भाग कर आती और कहती, मुबारक हो, जल्दी चल, नया केस आया है। तो शौहर इतना खुश होता कि मुझे 20,000 देकर कहता, जाओ तुम शॉपिंग करने चली जाओ। मगर जब मेरा शौहर डिलीवरी करके वापस आता तो शदीद थका हुआ आता। मैं बहुत हैरान होती। एक दिन चुपके से नंद को डिलीवरी करते देखा तो मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि वहाँ तो शौहर। मैं परेशानी से घर में इधर उधर टहल रही थी और अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी, जो मेरी नंद को लेकर रात के इस पहर बाहर गया था। मुझे परेशानी हो रही थी कि वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए, क्योंकि इनको गए 3 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। मैं बार बार अपने शौहर को फ़ोन कर रही थी, मगर वो कॉल भी नहीं उठा रहा था। घबराहट के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे, क्योंकि मैं घर में अकेली थी और मैं आज तक कभी अकेली नहीं रही थी। मेरे यहाँ पर नई शादी हुई थी और मेरी नंद के अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं रहता था, क्योंकि मेरे सास ससुर मेरी शादी से पहले ही वफ़ात पा गए थे और इनकी 2 ही औलाद थीं, एक मेरी नंद और एक मेरा शौहर। मेरी नंद की अभी शादी नहीं हुई थी। मेरी नंद दाई थी और औरतों की डिलीवरी करवाती थी। इसी सिलसिले में मेरा शौहर इसे लेकर गया था, लेकिन अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत वक्त हो गया था। आधा घंटा और गुजर गया। नींद से मेरी आंखें बंद होने लगी थीं। तभी अचानक बैरूनी दरवाज़ा खुला और मेरा शौहर अंदर आता दिखाई दिया। मैंने चौंक कर इसे देखा, क्योंकि वो तो मेरी नंद के कपड़ों में मलबूस था। मुझे देखकर वो घबरा गया। पूछने लगा कि तुम अभी तक नहीं सोई? मैंने कहा कि मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रही थी, मगर ये तो बताएं कि रामीन कहाँ हैं और आपने ये इनके कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तो मेरा शौहर बात को टालने वाले अंदाज में कहने लगा, वो असल में मेरे कपड़े फट गए थे, तो रामीन तो वैसे भी हर केस के बाद नए कपड़े पहनती हैं, तो इनके उतारे हुए कपड़े मैंने पहन लिए। सोचा कि रात घर वापस जा रहा हूँ, कौन सा कोई देख लेगा। अपने शौहर की इस वजाहत से मैं मुतमईन हो गई और दोबारा से अपनी नंद के बारे में पूछा तो वो आपके साथ क्यों नहीं आई। तो कहने लगा कि वो थोड़ी देर तक आ जाएंगी, फ़िलहाल उन्होंने मुझे घर भेज दिया है, तुम आओ कमरे में और आकर सो जाओ। कुछ देर के बाद मेरा शौहर तो लेट गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं यही सोच रही थी कि मेरी नंद अभी तक वापस क्यों नहीं आई। मैं खिड़की में जाकर खड़ी हो गई। आधे घंटे के बाद मैंने जो मंजर देखा वो देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई। एक सी गाड़ी हमारे घर के आगे आकर रुकी थी। इस गाड़ी में से मेरी नंद को 2 औरतों ने सहारा देकर बाहर निकाला था। मैं अचानक अपनी नंद की हालत देखकर घबरा गई और अपने शौहर को जगाते हुए कहने लगी कि आपकी बहन आई है, लेकिन वो ठीक नहीं है। जब तक हम दोनों बाहर पहुंचे, 2 औरतें रामीन को सहारा देकर घर के अंदर तक लेकर आई थीं। मेरा शौहर फ़ौरन आगे बढ़ा और अपनी बहन का हाथ पकड़कर कमरे में ले गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो तो किसी औरत की डिलीवरी करवाने गई थी और वापसी पर खुद ऐसे निढाल होकर आ गई है कि इससे एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। मैंने अपने शौहर को कहा कि इनको अस्पताल ले चलते हैं, इन्हें क्या हुआ है, लेकिन वो कहने लगा कि फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है, रामीन डिलीवरी करवाने के बाद यूं ही थोड़ी देर के लिए बीमार हो जाती हैं। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ, आ जाएगा। मैं इसके बेफिक्री देखकर हैरान हो रही थी कि इसकी बहन की कितनी बुरी हालत है और ये अस्पताल ले जाने के बजाय डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा है और ये परेशान भी नहीं लग रहा है, ऐसे जैसे कि ये मामूल की बात हो। मैंने देखा कि वो बाहर जाकर इन दोनों औरतों को कुछ पैसे दे रहा था। वो दोनों शुक्रिया अदा करते हुए वापस इसी गाड़ी में चली गई। मैंने अपनी नंद की तरफ देखा तो मुझे इससे खौफ आया। इसकी सांस बुरी तरह से चल रही थी और इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन मेरा शौहर इत्मीनान से बैठा डॉक्टर के आने का इंतज़ार कर रहा था। डॉक्टर के आते कहने लगा कि तुम ज़रा कमरे से बाहर चली जाओ, डॉक्टर साहब को देखने दो। मैं और मेरा शौहर कमरे से बाहर आ गए। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर भी चला गया। मेरे शौहर ने मुझे अपनी नंद के कमरे में जाने से मना कर दिया। हालांकि मैंने बहुत कहा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इनके साथ सोने दो, हो सकता है इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। मगर वो कहने लगा कि नहीं, रामीन को अकेले सोना पसंद है और फिक्र ना करो, सुबह तक वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगी।
इसके बीच मेरी नंद वाकई सुबह यक बिल्कुल हटी कटी और सेहतमंद नज़र आ रही थी। हालांकि रात को तो इसकी हालत यूँ थी कि जैसे वो मरने वाली हो गई हो। अगरचे मुझे यहाँ पर शादी करके आए हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, मगर फिर भी मुझे अपनी नंद और शौहर की हरकतें कभी कभी बहुत मशकूक और अजीबोगरीब लगती थीं। मेरी शादी चूँकि अनजान और गैरों में हुई थी, इसलिए मैं इन लोगों को इतने अच्छे से नहीं जानती थी। मैं अपने वालिदैन की छोटी बेटी हूँ। मेरी बड़ी बहन शादी के बाद दोबारा से 2 बच्चों के साथ वापस माँ बाप की दहलीज पर आ गई थी, क्योंकि इसका शौहर और सास इस पर बहुत जुल्म करते थे। मेरी बड़ी बहन की परेशानी की वजह से हर वक्त घर में सोग का ही समा होता था और ऐसी सूरत हाल में मेरे लिए कोई मुनासिब रिश्ता भी नहीं मिल रहा था। मेरे अम्मा और अब्बा मेरे रिश्ते के सिलसिले में बहुत परेशान थे और कई जगह पर बात बनते बनते बिगड़ गई थी। किसी रिश्ते वाले ने एक ऐसे रिश्ते का बताया कि इनका इकलौता बेटा था और लोग भी अच्छे खाते पीते थे। तो मेरे माँ बाप ने सोचा और फैसला करने में ज़्यादा देर नहीं लगाई और मामूली सी छानबीन के बाद मेरा रिश्ता तय कर दिया। मुझे माँ ने बताया था कि तुम्हारी नंद एक दाई है और लड़का एक अच्छी कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम कर रहा है। मैं अपने माँ बाप के फैसले पर क्या एतराज़ कर सकती थी, इसलिए चुपचाप कर दी और ब्याह कर इन लोगों के घर पर चली आई। जिस रोज़ मेरी शादी थी, इस रोज़ अचानक मेरी नंद को इमरजेंसी कॉल आई, तो मेरा शौहर मुझे यूं ही स्टेज पर छोड़कर अपनी बहन के साथ चला गया। इसने मुझे कहा था कि जब भी मेरी बहन को केस के सिलसिले में कॉल आती है तो हमेशा मैं ही इसे लेकर जाता हूँ। इस वक्त तो मैं बहुत थकी हुई थी, इसीलिए सो गई और मुझे पता नहीं चल सका कि मेरे बाद सोने के यहाँ पर क्या कुछ होता रहा। लेकिन आज 1 महीने बाद मेरी नंद को जब दोबारा इमरजेंसी केस के लिए कॉल आई तो ये सब मामला मेरी नज़र में आ गए। जब भी मेरी नंद कोई डिलीवरी करवा के आती तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। इसका मतलब तो यही था कि मेरी शादी वाले रोज़ भी इसकी तबीयत तो ख़राब हो गई होगी, मगर मुझे पता नहीं चल सका था और आज इत्तफाक से मालूम हो गया क्योंकि मैं जाग रही थी। मेरी नंद मुझे कहने लगी कि असल में ये डिलीवरी वाला काम बहुत ही मेहनत तलब है और अब चूँकि मेरी उम्र भी हो गई है तो इसीलिए मैं भी खुद की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो जिनके घर में ये काम करने जाती हूँ वो अपनी मुलाजमा के साथ मुझे घर वापस भिजवा देते हैं। मैंने पूछा तो फिर आप अपने भाई के साथ ही क्यों नहीं आ जाती वापस? तो रामीन कहने लगी कि तुम तो मुझसे ऐसे सवाल जवाब कर रही हो जैसे तुम पुलिस वाली हो और मैं कोई चोर हूँ। तुम्हें ऐसा क्या मुझ पर शक हो गया है? नंद की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई और कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। मुझे अम्मा ने शादी से पहले समझाते हुए कहा था कि तुम्हारी बड़ी बहन पहले ही 2 बच्चों के साथ हमारे घर पर है, तो तुमने कोशिश करनी है कि अपनी नंद और अपने शौहर के दिल में मकाम पैदा करो। इनको कभी किसी शिकायत का मौका नहीं देना, क्योंकि हम अब किसी तौर पर भी एक और बेटी का दुख उठाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और मैंने अपने माँ बाप की इस बात को पल्लू से बांध लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं लौटकर अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। वैसे भी मेरी नंद और मेरे शौहर का रवैया मुझसे अच्छा ही था। वो ना मुझ पर बिला वजह की रोक टोक करते थे, ना ही पाबंदियां लगाते थे। सब कुछ अच्छा जा रहा था कि अचानक फिर से आधी रात को एक दिन मेरे शौहर के मोबाइल पर कॉल आई। वो फ़ौरन उठ गया और कहने लगा कि इमरजेंसी केस है, मुझे रामीन को साथ लेकर जाना होगा। वो अपनी बहन के कमरे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद वो दोनों घर से बाहर चले गए और मैं सोचती गई कि आखिर ये इमरजेंसी केस रात के वक्त ही क्यों आता है। ये तीसरी बार था कि इन्हें इमरजेंसी केस की कॉल रात के वक्त ही आई थी, वरना दिन के वक्त तो आज तक मैंने इन्हें कहीं नहीं जाते देखा था। जाते वक्त मेरे शौहर ने मुझे ताकीद की थी कि मैं इसके इंतज़ार में जागती ना रहूं, क्योंकि हो सकता है कि देर हो जाए। लेकिन मैं एक वफ़ादार बीवी की तरह इसका इंतज़ार कर रही थी कि वो खैर खैरियत से घर लौट आए, तभी मैं सोने के लिए कमरे में जाऊं। तकरीबन 4 घंटे गुजर गए और सुबह की सफ़ेदी नमूदार होने में कुछ ही देर बाकी थी कि फिर से वही मामला दरपेश हो गया। अपने शौहर को मैंने अकेले ही आते देखा और इसने आज फिर से रामीन के कपड़े पहन रखे थे। मुझे ये बहुत अजीब लगा कि चलो इस दिन तो मान लिया कि इसके कपड़े फट गए होंगे, तो ये अपनी बहन के कपड़े पहनकर घर वापस आ गया।
लेकिन आज फिर वही हुआ। मुझे देखकर वो कुछ गुस्से से कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सो जाओ, तुम क्यों जाग रही हो? मैं इससे इन कपड़ों के बारे में पूछना ही चाहती थी कि इसके गुस्से की वजह खामोश हो गई और कुछ भी ना पूछा। जाने क्यों, लेकिन मुझे यह एहसास हो रहा था कि शायद इसने इसीलिए मुझे डांटा और गुस्सा किया ताकि मैं इनसे इन कपड़ों के बारे में ना कोई सवाल ना कर सकूं। आधे घंटे के बाद मेरी नंद भी लड़खड़ाते हुए 2 मुलाजमों के सहारे एक बड़ी सी गाड़ी से निकली और घर के अंदर आ गई। आज भी रामीन की हालत बहुत ख़राब लग रही थी और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी इसने डॉक्टर को बुलाया। जो इस दिन भी आया था वो डॉक्टर और मेरा शौहर मेरी नंद रामीन के कमरे में थे और मैं कमरे के बाहर खड़ी थी तो अचानक मेरे कानों में डॉक्टर की आवाज़ आई और मैं चौंक पड़ी। वो मेरी नंद से कह रहा था कि अब तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए, तुम्हारी भाभी है ना, तुम इससे ये काम क्यों नहीं करवाती? मैंने हैरान होकर अंदर झांका तो वो मेरी नंद को इंजेक्शन लगा रहा था और मुसलसल यही कह रहा था कि तुम अब ये काम ना करो, तुम्हारी सेहत इजाज़त नहीं देती, अपनी भाभी को सौंप दो ये काम। मैं परेशान हो गई कि ये डॉक्टर क्या कह रहा है, इसका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? भला ये वाला काम मैं कैसे कर सकती हूँ? मैंने ये काम पहले कभी नहीं किया। वो तो एक दाई थी और मैं तो हरगिज़ इसकी जगह ये काम नहीं कर सकती थी। डॉक्टर बाहर निकला तो मेरी तरफ एक गहरी नज़र से देखते हुए मेरे शोहर को अपने साथ आने का इशारा करके वहाँ से जाने लगा। जाते जाते इसकी बात मेरे कानों में पड़ी। वो मेरे शोहर से भी यही कह रहा था कि अब अपनी बहन को छोड़कर अपनी बीवी से ये काम लो, फ़ायदे में रहोगे। मैं गुस्से से अपने कमरे में आ गई कि डॉक्टर का तो दिमाग चल गया है कि ऐसी बात कर रहा है। खैर मैंने इस बात को जाने दिया, लेकिन मुझे इस बार शक हो चुका था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये मामला है क्या। मेरा शौहर जाता तो अपने कपड़ों में है, लेकिन जब वापस आता है तो इसने मेरी नंद के कपड़े पहनने होते हैं। ये काम हर महीने होता है। कभी कभी अचानक ही रात को मेरे शौहर को कॉल आती है और इमरजेंसी का कहकर अपनी बहन को लेकर चला जाता है और फिर से वही सारा कुछ दोहराया जाता है। लेकिन अब तो मुझे शक हो चुका था कि 4 महीने गुजर चुके थे और मुझे अभी तक इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता चला था। वो दोनों ही केस के सिलसिले में जाते थे, मगर कहाँ पर जाते थे और क्या करने जाते थे मुझे ना तो उन्होंने कभी बताने की ज़रूरत महसूस की थी और ना ही मैंने पूछा था। लेकिन अब दिन ब दिन मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा था और मुझे ना जाने क्यों ऐसे लग रहा था कि मामला कोई और है। एक बार तो नंद की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई और मुझे तो इसको इस हालत में देखकर खौफ आने लगा। ऐसे लगा कि जैसे बस अब इसकी आखिरी वक़्त करीब है। फ़ौरन से ही वही डॉक्टर भागा हुआ चला आता और इसको इंजेक्शन लगाया और डांटते हुए बोला कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि अब अपनी भाभी से ये काम करवा लो, खुद छोड़ दो तो सुनती क्यों नहीं हो? इस बीमारी में भी मेरी नंद ने इसका हाथ पकड़कर आंखों के इशारे से इसे मना कर दिया, जैसे वो इसे कुछ बताने से मना कर रही हो। मैं ये देखकर उलझन और परेशानी में पड़ गई कि क्या बात है, ये सब मिलकर मुझसे क्या छुपा रहे हैं। मेरे शौहर ने डॉक्टर से सरगोशी में कहा कि अभी इसे ये सब बताने का सही मौका नहीं है, तो मेरी तो बीवी के सामने बार बार ये बातें करके इसे शक में मुब्तला मत करो। अगरचे इसने ये बड़ी ही आहिस्ता आवाज़ में कहा था, मगर मेरे कान तो मुसलसल इनकी तरफ ही लगे हुए थे, इसलिए मैंने ये सुन लिया था। डॉक्टर के जाने के बाद भी मेरा शौहर रामीन के कमरे में ही था। मैं थोड़ी देर बाद बुलाने आई तो मेरी नंद की आवाज़ मुझे सुनाई दी। वो कहने लगी कि भाई, मेरा ख्याल है डॉक्टर ठीक ही कह रहा है कि अब वक़्त आ गया है कि इससे ये सब कुछ करवाने का। ये सब सुनकर मैं परेशान हो गई कि भला मैं दाई का काम कैसे कर सकती हूँ, और ये काम तो मेरी नंद को भी करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरा शौहर अच्छा खासा कमाता था। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन्हें सिर्फ पैसों के लिए मेरी नंद को ये काम नहीं करना चाहिए। अब ये इस डॉक्टर ने नई बात इनके जहन में डाल दी थी कि वो अपना काम मुझे सिखा दे, और मेरी नंद भी इसकी हम ख्याल हो गई थी। मैं दुआ करने लगी कि कहीं मेरा शौहर भी इन दोनों के कहने में ना आ जाए। अब तो हर जगह ये काम डॉक्टर्स ही करते थे, तो मुझे ये काम सिखाने का इसे कोई फ़ायदा ना होता। मैंने सोच लिया कि जब मेरा शौहर मुझसे ये बात करेगा तो मैं इसको साफ साफ मना कर दूंगी। कुछ दिनों बाद ही मुझे मेरी बहन की कॉल आई थी। वो कहने लगी कि मेरी छोटी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ इसको अस्पताल लेकर चलो। मैं शौहर से इजाज़त लेकर मैं के आ गई और अपनी बहन के साथ एक
गवर्नमेंट अस्पताल में चली आई। भांजी को डॉक्टर से चेक करवाने के बाद जैसे ही हम दवाइयाँ लेने स्टोर पर आए तो मैं चौंक गई। मुझे जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। मेडिकल स्टोर पर जो आदमी दवाइयाँ दे रहा था वो तो वही था जो डॉक्टर बनकर हमारे घर आता था और मेरी नंद को इंजेक्शन लगाता था। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो डॉक्टर था, और अगर ये डॉक्टर नहीं था तो फिर इसका मतलब तो साफ साफ यही हुआ कि ये हम लोगों को धोखा दे रहा था। ये सब कुछ ठीक नहीं था। मैंने सोचा कि मुझे इसके बारे में मालूम करना चाहिए। मैं बिल बनाने वाले आदमी के पास आई और इसी आदमी की तरफ इशारा करके पूछा कि ये यहाँ आपके पास कब से काम कर रहा है? ये तो डॉक्टर है ना, तो इसका यहाँ पर क्या काम? वो आदमी कहने लगा, मैडम ये आपको कहाँ से डॉक्टर नज़र आ रहा है? हाँ, कुछ अरसे से इसने कंपाउंडर के तौर पर काम ज़रूर किया है, मगर अब काफ़ी अरसे से ये हमारे यहाँ पर ही है, नौकरी कर रहा है। ये सब सुनकर मैं परेशान हो गई। एक बात तो साफ़ हो गई कि ये डॉक्टर के रूप में हम सबको धोखा दे रहा था। मैं और सोचा कि मुझे अपने शौहर से बात करके इसकी असलियत बता देनी चाहिए। मैंने सोचा कि रात के वक़्त जब वो काम से आएगा तो मैं इसे सब सच बता दूंगी, मगर वो तो घर पर ही मौजूद था। मैं इसे देखकर हैरान हुई। थोड़ी देर पहले ही मैंने जब इसके कॉल करके अपनी बहन के साथ डॉक्टर के यहाँ चलने को कहा था तो इसने मुझे ज़रूरी काम का कहकर टाल दिया था, और अब वो घर पर क्या कर रहा था? रामीन ने बताया कि असल में मुझे एक इमरजेंसी के सिलसिले में जाना था, तो इसीलिए मैंने इसे कॉल करके बुलाया था। मेरा शौहर कहने लगा, रामीन मेरा नहीं ख्याल कि आपको जाना चाहिए। मैं अपनी बीवी को ले जाऊंगा और इसे सारा काम समझाऊंगा। आखिर हम इसीलिए तो आए हैं। मैं परेशान हो गई और मैंने कहा कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं दाई तो नहीं हूँ जो बच्चे पैदा करूँगी। अब रामीन को ही ले जाएं। वो कहने लगा कि आज तुम्हें इस राज से भी आगाही मिल जाएगी कि मेरी बहन क्या काम करती है। एक बात तो जान लो कि जिस काम के बारे में हमने तुम्हें बताया था रामीन वो काम नहीं करती। रामीन का काम कुछ अलग सा है और इस काम के ही हम ढेरों पैसे मिलते हैं, तो इसलिए अब हम रामीन की शादी कर देंगे तो तुम्हें रामीन का ये काम संभालना होगा। मैं डर गई कि हरगिज़ भी मैं इसके साथ बाहर नहीं जाना चाहती थी, मगर वो मुझे अपने साथ लेकर एक अजीब सी जगह पर ले आया। मैं मुसलसल इससे पूछ रही थी कि वो मुझे कुछ तो बता दे, लेकिन वो कहने लगा कि मैं किसी के इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद एक अच्छा खासा अमीर नज़र आने वाला शख्स वहाँ आ गया। इसके हाथ में एक ब्रीफ केस था। जब इसने हम दोनों के सामने खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसमें तो बहुत सारे पैसे थे और किसी की तस्वीरें भी थी। मेरे शौहर को कहने लगा कि गाड़ी और मुलाजमें यहाँ पर मौजूद हैं, जब काम कर लो तो इनको साथ ले जाना और फिर वापस भेज देना। ये सब हो क्या रहा था? मैं तो चकरा कर ही रह गई। वो चला गया तो मेरा शौहर मुझे लिए इस खंडरनुमा इमारत में ले गया। मेरा दिल बुरी तरह से लरज़ रहा था कि आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मेरी नंद भी वहीं पर आ गई। मेरा शौहर कहने लगा कि रामीन मैं जा रहा हूँ, अब काम आपका है। इसे कैसे ट्रेनिंग देकर इस काम के लिए तैयार करना है मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि इस काम की नौइयत क्या है। मेरी नंद से कहने लगी, नहीं आज ये काम मुझे करना होगा क्योंकि ये काम बहुत अहम है। तुम इसे फ़िलहाल वापस ले जाओ, मैं अपना काम पूरा करके घर आ जाऊंगी। मेरा शौहर मुझे कहने लगा कि तुम ऐसा करो कि घर वापस चली जाओ, मैं उधर रामीन के पास ही रुकूंगा। हो सकता है ना मेरी किसी मदद की ज़रूरत पड़ जाए। मैं तो वहाँ से जान छुड़ा कर भागी और रास्ते में सोचने लगी कि आखिर वो दोनों ऐसा क्या ख़ास काम कर रहे हैं कि इसलिए इन्हें इतने सारे पैसे दिए जा रहे हैं। मुझे शुरू दिन इनका ये काम बहुत मुश्किल लग रहा था और मैं हरगिज़ भी ऐसे किसी काम का हिस्सा बनना नहीं चाहती थी। अभी मैं रास्ते में ही थी कि अचानक मुझे ख्याल आया कि मुझे वहाँ पर जाकर देखना तो चाहिए कि वो दोनों वहाँ क्या कर रहे हैं। मुझे इन्होंने क्यों भेज दिया? मैंने रिक्शे वाले को वापस मुड़ने का कहा और इस जगह से थोड़ी दूर ही उतर गई और पैदल चोरी चोरी वहाँ पर जाने लगी। मैंने वहाँ पर कुछ आग जलती हुई देखी तो मैं घबरा गई कि कहीं दोनों को कुछ हो न गया हो, लेकिन जैसे ही मैंने कदम आगे बढ़ाए तो खौफ के मारे मेरे कदमों से जैसे जान ही निकल गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये दोनों इस हद तक चले जाएंगे।
मुझे सब समझ आ गई कि इनका क्या काम है और आखिर इतना पैसा इनको क्यों मिल रहा है। मैं वहीं से चोरी छुपे इनको देखने लगी। मेरी नंद ने अपने गिर्द एक बड़ा सा दायरा खींच रखा था, जिसमें वो बैठी आंखें बंद किए मुसलसल मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रही थी। मेरा शौहर खड़ा मुसलसल आग को बढ़ाता जा रहा था। मेरी नंद ने अपने आगे कुछ पुतले भी रखे हुए थे और वो इनमें सुइयां भी चुभो देती थी। इतना तो मुझे साफ साफ नज़र आ रहा था कि वो जादू टोने का काम कर रही थी। 3-4 घंटे मुसलसल अमल करने के बाद वो वहाँ से उठ गई और इस गाड़ी में चली गई जो वहाँ से कुछ दूर खड़ी थी। थोड़ी देर के बाद मेरी नंद बाहर निकली तो इसने कपड़े बदले हुए थे। अपने पहने हुए कपड़े इसने उतार कर मेरे शौहर की तरफ बढ़ा दिए और इसको कहा कि ये कपड़े तुम पहन कर घर वापस चले जाओ, मैं कुछ देर के बाद आ जाऊंगी। इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। 2 मुलाजमाएँ सहारा देकर गाड़ी के अंदर लेकर चली गई। मेरा शौहर अपनी बहन के कपड़े पहन कर घर की जानिब रवाना हो गया, मगर मैं अपनी नंद के पीछे ही रहना चाहती थी ताकि देख सकूं कि इतनी देर में यह यहाँ पर क्या करती हैं। मेरे शौहर के जाने के कुछ देर बाद वही आदमी आया जो थोड़ी देर पहले पैसों का ब्रीफ केस लेकर आया था। इसके आते ही मेरी नंद ने इसे कुछ तावीज़ वगैरह दिए और इसको समझाने लगी कि ये कैसे इस्तेमाल करने हैं। इसकी सांस बुरी तरह से ख़राब हो रही थी। जल्द ही दोनों मुलाजमों ने इसे गाड़ी में डाला और गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैं समझ गई कि अब ये गाड़ी घर की तरफ जाएगी। मैं भी जल्दी से वहाँ से हट गई और रिक्शा लेकर जब घर पहुँची तो दोनों बहन भाई मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वो डॉक्टर भी वहीं पर मौजूद था। मेरा शौहर मुझे देखते ही पूछने लगा कि तुम कहाँ थी और अब कहाँ से आ रही हो। मैंने कहा था कि मैं वहीं थी और मैं वहीं छुप कर ही सब कुछ देख रही थी कि तुम लोगों का काम धंधा क्या है और तुम लोग क्या करते हो, और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। एक पल को तो मेरा शौहर घबरा गया और रामीन भी, लेकिन फिर दोस्ताए हुए अंदाज में कहने लगा कि चलो अच्छा हुआ तुमने खुद ही देख लिया। वैसे भी हमने तुम्हें यही काम तो सिखाना है क्योंकि तुमने ही रामीन की जगह संभालनी है इसकी शादी के बाद। मैंने कहा कि मैं हरगिज़ भी ये काम नहीं करूँगी, ना ही मैं तुम लोगों का साथ दूँगी, बल्कि ये सब गलत है, तुम लोगों को ये नहीं करना चाहिए। मेरा शौहर कहने लगा गलत है लेकिन गैर कानूनी नहीं है, ये जुर्म तो नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ बहुत से लोग ऐसा करते होंगे, मगर किसी नेक इंसान पर ख़ास तौर पर जबकि वो मशहूर वज़ीर भी हो तो इस पर जादू टोना करना और इसको इसके मकसद से पीछे हटाने के लिए करना, ये सब चीज़ें गैर कानूनी और जुर्म है। मेरे शौहर ने चौंक कर मुझे देखा और अपनी बहन को कहने लगा कि ये ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही जान गई है, इसका कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसी पर आवाज़ आई कि इसका नहीं, अब तो तुम्हारा कुछ करना होगा। पुलिस आ चुकी थी क्योंकि मैंने यहाँ पर आने से पहले इन्हें कॉल कर दी थी। शक तो मुझे उन दोनों पर काफ़ी दिनों से हो रहा था, मगर आज अपनी आंखों से देखकर मैं जान गई थी कि ये मामूली काम नहीं है, बल्कि आम जादू टोने से हटकर किसी बहुत ही अहम मकसद, ख़ास मकसद की खातिर ये सब कुछ हो रहा है। बाद में इन लोगों से तफ्तीश के बाद जो सारी कहानी मालूम हुई, मेरा शौहर असल में कंपाउंडर ही था, मगर जानबूझकर वो डॉक्टर के रूप में आता था ताकि किसी को शक न हो। वो तीनों पिछले कई साल से ये काम कर रहे थे। ये कोई आम सा जादू टोना नहीं था। वो सहर इश्क और हांडी का जादू किया करते थे। सहर इश्क किसी ऐसी लड़की पर किया जाता था जिसको कोई लड़का पसंद करता हो और वो लड़की इसको ना चाहती हो, तो इस सूरत में इस पर ऐसा गड़ा जादू करते थे कि वो लड़की खुद ब खुद इस लड़के के पास आ जाती थी और इस मकसद के लिए ये रात को अमल करती थी। दूसरी तरफ हांडी का जादू ये इन लोगों के ख़िलाफ़ करती थी जिनको कोई दूसरा अपने हसद में नुकसान पहुंचाना चाहता हो। ये जादू इंतहाई कड़ा होता था और अगले बंदे को नफसियाती बनाकर आखिरकार कब्र में ही उतार देता था। बड़े बड़े आला ओहदों वाले इस लड़की के क्लाइंट थे और इससे खिदमात हासिल करते थे, क्योंकि ये दोनों अमल बड़े ही कड़े और सख्त होते थे और इसमें बहुत तवानाई सर्फ होती थी। इसलिए इतने अमल को करने के बाद इसकी खुद भी तबीयत ख़राब हो जाती थी। फिर वो अपने कपड़ा उतार कर अपने भाई को दे देती थी ताकि वो पहन ले, ताकि इसके भाई को इसका थोड़ा बहुत इल्म मुंतकिल होता रहे। फिर जब वो घर आती तो इनका साथ ही इनको डॉक्टर के रूप में ताकत का इंजेक्शन लगाने आता था, जिससे इसको सुकून मिल जाता था और वो सो जाती। वो आदमी ही इनके लिए एक क्लाइंट ढूंढ कर लाता था। तो इन तीनों का मंसूबा ये था कि वो मुझे अपनी जगह ये सब सिखा दें और भाभी अपनी नंद का काम संभालेगी।
आज दोपहर में जिस शख्स के साथ इसकी डील हुई थी, मैंने इन लोगों के सारी बातें सुन ली थी। मुझे मालूम हुआ था कि वो आदमी मशहूर वज़ीर पर हांडी का जादू करवाने आया था ताकि इसको नुकसान पहुंचा सके। मैंने वापस आते हुए इस वज़ीर को और पुलिस को इस बारे में सब कुछ बता दिया था। यही वजह थी कि मेरे घर आते ही पुलिस भी आ गई और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आज वो लोग जेल में हैं और मैं खुला करके अपने माँ बाप के घर में हूँ। मगर मुझे खुशी है कि मैंने गलत का साथ नहीं दिया और वही किया जो ठीक था। प्यारे नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस तरह की मज़ीद अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल लवली एंजल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।